साल था 1964। भारत चीन युद्ध का जख्म ताजा था और सिनेमा को एक नई जिम्मेदारी महसूस हो रही थी, देशवासियों के दिलों में उस जज्बे को जगाने की जो किसी भी मुश्किल घड़ी में भारत को एक कर देता था। चेतन आनंद की फिल्म हकीकत इस जिम्मेदारी को लेकर आई। लद्दाख की वीरानियों में लड़ी गई उन लड़ाइयों की कहानी लेकर जहां बहादुरी खून से लिखी गई थी। लेकिन सिर्फ तस्वीरें काफी नहीं थी, जरूरत थी एक आवाज की जो सैनिक के आखिरी शब्द बन जाए, जो उनके जज्बे को अमर कर दे। इस आवाज को अल्फाज दिए कैफी आजमी ने, वो शायर जिनकी नज़्में इनकलाब से मोहब्बत करती थी, और इस नज़्म का नाम रखा गया कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा वतन साथियों। ये गीत कोई आम गीत नहीं था, ये जवान की वसीयत थी। जब मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया तो हर शब्द तीर बन गया और दिलों को चीर गया। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे मशहूर शायर कैफी आजमी के किस्सों की। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। उसी साल हैदराबाद के एक मुशायरे में जब एक नौजवान शायर अपनी नज़्म ताज सुना रहा था, वहीं बैठी एक हसीना का दिल उसकी आवाज़ की गहराई में ऐसा डूबा कि उसी शाम उसने अपनी मंगनी तोड़ दी। वो हसीना थी शौकत और शायर थे अतहर हुसैन रिजवी, जिन्हें दुनिया ने आगे चलकर कैफी आजमी के नाम से जाना। उस शाम शौकत ने सफ़ेद हैंडलूम का कुर्ता, सफ़ेद सलवार और इंद्रधनुषी दुपट्टा पहना था। नज़्म खत्म हुई तो लड़कियों की भीड़ मधुमक्खियों की तरह कैफी पर टूट पड़ी। शौकत ने अदब से अपनी ऑटोग्राफ बुक कैफी की ओर बढ़ाई। उन्होंने उस पर एक मामूली सा शेर लिख दिया। जब शौकत ने शिकायत की तो कैफी मुस्कुराए और यहीं से उनका इश्क शुरू हुआ। एक और मुशायरे में जब कैफी ने अपनी नज़्म औरत की लाइन उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है मुझे पढ़ी तो शौकत ने तय कर लिया कि शादी तो बस कैफी से ही करेंगी। लेकिन उनकी मंगनी पहले ही उस्मान से हो चुकी थी। बात जब उस्मान तक पहुंची तो उसने आत्महत्या की कोशिश की। शौकत के वालिद तरक्की पसंद इंसान थे। उन्होंने कहा, चलो बम्बई, देखो कैफी कैसे रहते हैं, फिर फैसला करना। चौपाटी की एक सैर के दौरान जब वालिद ने पूछा कि क्या सोचती हो, तो शौकत ने जवाब दिया, अगर कैफी मिट्टी भी उठाते मिले तो मैं उनके साथ मजदूरी करूंगी। अगले दिन निकाह हुआ। जोश मलिहाबादी, मजाज, साहिर, कृष्णचंद्र सब गवाह बने उस इनकलाबी मोहब्बत के। मुशायरे कैफी की जान थी। जब शौकत थिएटर के सिलसिले में बाहर जाती तो कैफी अपनी बेटी शवाना और बेटे बाबा को मुशायरों में साथ ले जाते। मसनद के पीछे सुलाते। जैसे ही तालियों की गूंज उठती, बच्चे जानते अब्बा का कलाम शुरू होने वाला। कैफी आखिर में पढ़ते और उस वक्त उनकी आवाज़ और अंदाज सब पर भारी पड़ती। निदा फाजली कहा करती थी कि हिंदी में जैसे शिवमंगल सिंह सुमन का जलवा है, वैसे ही उर्दू में कैफी आजमी का। उनकी आवाज़ और अंदाज सुनकर बड़े बड़े शायर कांप जाते थे। शुरुआत में कैफी तरन्नुम में शेर पढ़ते थे। एक बार सरोजनी नायडू ने कहा कि खुदा के लिए गाकर शेर मत पढ़ा करो। उस दिन से उन्होंने और सरदार जाफरी ने कभी शेर गाकर नहीं पढ़ा, सिर्फ पढ़ा और दिलों पर राज किया। एक बार शबाना को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल कराना था, लेकिन कैफी अंग्रेजी नहीं बोलते थे, इसीलिए शौकत बनी माँ और दोस्त मुनीश नारायण सक्सेना पिता बने। बाद में एक टीचर ने शबाना को टोक दिया
कि तुम्हारे पिता तो कल मुशायरे में थे। शबाना ने घबराकर कहा, उन्हें टाइफाइड हुआ था, इसीलिए कमजोर लग रहे थे। जब फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाने लगा कि कैफी अनलकी है, तब चेतन आनंद ने कहा, मेरे बारे में भी यही कहते हैं। चलो, दो बदनसीब मिलकर किस्मत आजमाते हैं। इसी साझेदारी ने फिल्म हकीकत को जन्म दिया, जो एक मील का पत्थर बनी। 2002 में शबाना मीजवा गांव पहुंची। कैफी बीमार थे, फिर भी उठे, ड्राइवर के साथ निकले और समोसे लेकर लौटे। बोले, तुम्हारी पसंद के समोसे लाया हूं। शबाना ने खाए, शायद एक उनके मुंह में भी डाला। यही उनकी आखिरी बार थी जब वो बिस्तर से खुद उठकर कहीं गए। 10 मई 2002 को 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कैफी आजमी की जिंदगी महज एक शायर की नहीं थी, वो मोहब्बत की मिसाल, इनकलाब की आवाज़ और इंसानियत के अलम थे। तो ये थी कैफी आजमी की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।